आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखने का जो मकसद है कि आने वाला लोकसभा इलेक्शन के लिए औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से जो है तो एसडीपीआई का कैंडिडेट उतरने जा रहा है और हम ज़रूर जो है तो ये इलेक्शन लड़ेंगे। अब एसडीपीआई की औरंगाबाद ज़िले के अंदर क्या ज़रूरत है, क्यों एसडीपीआई को इलेक्शन लड़ना चाहिए, और जो आवाम के बीच में कई सवालात है कि भाई वोट डिवाइडेशन होगा और किसी को नुकसान होगा, किसी को फ़ायदा होगा, ये सारी चीज़ों को हम आपके माध्यम से जो है तो जनता तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि वो असल सूरत हाल को और सही तौर पर उसको समझे। सबसे पहले एसडीपीआई जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है, ये आज भारत के अंदर हकीकी मायनों में एक लोकतांत्रिक पार्टी है। एक रियल डेमोक्रेटिक पार्टी कौन है बोले तो आज इंडिया के अंदर वो आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। पूरे इंडिया के अंदर जो है तो पार्टी का एक इमेज है कि ये रियल में एक जो है तो संविधान को लेकर चलने वाली पार्टी है। अब औरंगाबाद की अगर हम बात करेंगे ये लोकसभा क्षेत्र की, तो औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जात पात, धर्म और नफरत, हेट स्पीच, इसको लेके औरंगाबाद जो है तो आजकल जो है तो हॉट स्पॉट बना हुआ है। यहाँ पर जो है तो जाति जाति के अंदर दंगे हो गए हैं इससे पहले, और छोटी मोटी बातों को लेकर आए दिन जो है तो यहाँ पर माहौल खराब होता है। तो ये जो नफरत का, हेट का एक जो है तो हॉट स्पॉट बना हुआ है, इसकी मेन वजह जो है यहाँ पर जो सत्ता में बैठी हुई बड़ी पार्टियां हैं उनके तमाम लीडर हैं। कोई एक पार्टी भी इससे छूटे भी नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो राष्ट्रवादी पार्टी हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो बीजेपी हो, शिवसेना के दोनों गठ हो, एनसीपी के दोनों गठ हो, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो है तो ये जातीय नफरत और यहाँ पर जो है तो एक हिंदू मुस्लिम और ऐसे इश्यूज को जो है तो पनपने का जो जरिया बनी है ये पॉलिटिकल पार्टियां है और इनके लीडर है। ये चंद वोटों को फायदा रखने के वास्ते लोगों के अंदर नफरत को जो है तो बढ़ावा दे रहे हैं। इसकी वजह से बहुत बदकिस्मती के साथ बोलना पड़ रहा है, बहुत अफसोस के साथ ये बोलना पड़ रहा है। 25 साल 30 साल पहले जो औरंगाबाद पूरे मुल्क के अंदर एक तेजी से डेवलपमेंट होने वाला एक सिटी के तौर पर जाना जा रहा था, आज ये शहर जो है तो एक नफरत का एक एरिया बोल के, नफरत का एक हेड स्पॉट बोल के पहचाना जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत दुख और तकलीफ की बात है। तो इसके अंदर तमाम राजनीतिक पक्ष जो है तो जिम्मेदार है, और साथ ही साथ ये जो हमारा शहर है औरंगाबाद शहर, ये अवसरों का, अपॉर्चुनिटीज, सिटीज ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। यहाँ पर जो अवसर है, बड़े बड़े अवसर है, लेकिन ये अवसरों का शहर होने के बाद भी आज इसकी ऐसी व्यवस्था हो गई है कि ये शहर हर क्षेत्र के अंदर तेजी से जो है तो पिछड़ते जा रहा है। हर क्षेत्र के अंदर तेजी से जो है तो ये बैकवर्ड हो रहा है, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, यहाँ पर जॉब्स और रोजगार के मसले क्यों ना हो, या फिर डेवलपमेंट का मामला क्यों ना हो, इन तमाम मुद्दों के अंदर औरंगाबाद जो है तो औरंगाबाद पूरा लोकसभा क्षेत्र तेजी के साथ में पिछड़ता जा रहा है, बैकवर्ड हो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार यहाँ पर सत्ता में अंदर जो बैठे हुए राजनेता है, जो पॉलिटिकल लीडर है, जो अपना आपको बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये सब लोग आज जिम्मेदार है। हर फील्ड के अंदर जो है तो आज औरंगाबाद पिछड़ रहा है। ऐसे हालात के अंदर लोगों के अंदर एक सवाल ये आएगा, क्या एसडीपीआई मुस्लिम जो रिप्रेजेंटेशन है, हम जानते हैं कि पिछली मर्तबा जो है तो यहाँ पर लोकसभा से जो एमपी चुन के आए हुए हैं वो इम्तियाज जलील है, वो माइनॉरिटी से है, अल्पसंख्यक से है, मुस्लिम समाज से है। तो क्या एसडीपीआई मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी खत्म करना चाहती है? ये बिल्कुल गलत है। हमारा वजूद ही पार्टी का, एसडीपीआई का वजूद ही इसीलिए हुआ है कि हम चाहते हैं कि सियासत के अंदर मुस्लिम समाज का नुमाइंदगी बढ़े। आज जो मुस्लिम समाज की जो परसेंटेज कम हुआ है सियासत के अंदर, इसका ग्राफ को चेंज हो और यहाँ पर जो है तो मुस्लिम समाज का रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए, ऐसी हमारी एक सोच है। अब ये सोच के अंदर फिर इम्तियाज जलील साहब के खिलाफ में एसडीपीआई क्यों? तो इसका ये सवाल है कि इसका ये जवाब है कि खासदार इम्तियाज जलील साहब का जो पिछला 5 साल गुजरा है, ये 5 साल के अंदर इन्हों का जो काम है, ये काम जो है तो कि एमआईएम और मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन के तौर पर इनका काम नहीं है।
इनका काम जो है तो कांग्रेस की तरह काम है। एक MIM के नाम के अंदर कांग्रेस की पॉलिसियों, कांग्रेस की नीतियों के ऊपर काम करने वाले एक खासदार साबित हुए हैं। अब ये कांग्रेस के कैसे हुए बोले तो कांग्रेस के अंदर एक रवैया जैसा है कि मुस्लिम समाज के ऊपर जुल्म ज्यादती नाइंसाफी होती है तो कांग्रेस के तमाम लीडरान, चाहे वो स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर नेशनल तक की उनकी क़यादत है, तो ये मुस्लिम मसाइल पे कभी बात नहीं करते, वो खामोशी इख्तियार करते हैं। जैसे राहुल गांधी जो है तो वायनाड के अंदर हाथी के कुचलने से एक शख्स की मौत होने के बाद उसके घर पे जाएंगे, उसको विजिट करेंगे, लेकिन वहीं पर जो है तो यूपी के अंदर अपना मदरसे के मामले को लेकर बुलडोजर चलाया जाता है, लाठी चलाई जाती है, गोली चलाई जाती है मुस्लिम समाज के लोगों को। उनके लिए इंसाफ की राहुल गांधी कभी भी बात नहीं करेंगे। ऐसे ही मामला इम्तियाज जलील साहब का है। मुस्लिम समाज के लिए कुछ भी मसला आएगा तो इम्तियाज जलील साहब ने एक रवैया इख्तियार किया हुआ है पिछले 5 साल से कि अपन खामोशी इख्तियार करो, खामोशी करो, उसके अंदर कुछ मत बोलो। मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र के अंदर और औरंगाबाद शहर के अंदर भी सबसे बड़ा मसला आया है कि हेट स्पीचेस लगातार हो रही है। मुस्लिम समाज और इस्लाम धर्म के खिलाफ में लगातार हेट स्पीचेस है। वो चीज को जो है तो नोटिस किया है हमारे जो है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 50 से ज्यादा मामला को खुद नोटिस किया है, लेकिन एक भी भड़काऊ भाषण के खिलाफ में इम्तियाज जलील साहब ने आज तक आवाज बुलंद नहीं की और वो करना भी नहीं चाहते, पता नहीं क्यों, उसके पीछे क्या मसला है। ऐसे ही किराड़पुरा का दंगा हो या फिर राजा बाजार शाहगंज का दंगा हो, ये दंगे के अंदर मुस्लिम समाज के साथ में खुले तौर पर नाइंसाफिया हुई। नाइंसाफिया के अंदर बड़ी बड़ी अगर हम बात देखेंगे तो यहाँ पर जो मुनीरुद्दीन जिनका जो है तो गोली लगने से इंतकाल हुआ, उनके अंदर फोटो वीडियो के अंदर पूरा साबित है कि वो शख्स अपने घर के अंदर है, वो जो है तो निर्दोष है, बेकसूर मारा गया है, लेकिन फिर भी आज वो है FIR के अंदर मुख्य आरोपी है। उनको इंसाफ के लिए इम्तियाज जलील साहब ने आज तक आवाज नहीं उठाई। ऐसे ही समीर खान नाम का एक नौजवान जो है तो दंगे के अंदर मारा गया था, उसके घर पे उसके मां से मिलने के लिए कभी जो है तो इम्तियाज जलील साहब गए नहीं, कभी बात नहीं किए, कभी जो है तो इनको इंसाफ की बात नहीं की। राजा बाजार के अंदर ऐसे सैकड़ों मामले हैं। हारिस कादरी के इंतकाल से लेके दुकानें जलना, दुकानें जलने के बाद से पुलिस की कार्रवाई तक कई जगह पर मुस्लिम समाज को टारगेट करके उनको नाइंसाफिया हुई। FIR जो हुई, कानूनी जो कार्रवाइयां हुई, उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन है, उसके अंदर भेदभाव है। एक समाज के साथ में अलग रवैया अख्तियार किया गया है, दूसरे समाज के साथ में अलग रवैया अख्तियार किया है। सिर्फ मुस्लिम समाज से जुड़े हुए लोगों के ऊपर 302 के सेक्शंस है, जबकि जो लाश जली थी जिसके अंदर एक शख्स का जो है तो मारा गया था, वहां पर स्पॉट पे जो लोग वीडियोस के अंदर मौजूद है, वो समूह, वो जो ग्रुप है, वो मुस्लिम समाज का ग्रुप नहीं है। ये पूरी वीडियो पूरे देश ने देखा, लेकिन इसके बावजूद भी इम्तियाज जलील साहब खामोश है, कभी इंसाफ के लिए आवाज नहीं उठाते। उल्टा इन्होंने इंसाफ को गला घुटाने के अंदर जो है तो मदद कर दी है। औरंगाबाद नामांतरण का मुद्दा है, औरंगाबाद नामांतरण के मुद्दे के अंदर अचानक ये खामोश हो गए। क्यों हुए, किस लिए हुए, क्या वजह थी, अभी तक नहीं मालूम। अचानक ये इन्हों खामोश हो गए। अचानक खामोश होने के बाद में एक बहुत बड़ी मदद आई कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से। जो पहला नोटिफिकेशन था, वो नोटिफिकेशन के अंदर कोर्ट ने स्टे जारी किया। स्टे जारी करने के बाद भी, हाई कोर्ट के स्टे जारी करने के बाद भी, जब जो है तो बस स्टैंड के ऊपर अलग अलग डिपार्टमेंटों के ऊपर जो है तो औरंगाबाद का नाम चेंज किया जा रहा था, स्टे होने के बावजूद भी खासदार इम्तियाज जलील साहब पूरी तरह खामोश रहे और ये सब कुछ होने दिए। इसके साथ साथ जब दूसरा नोटिफिकेशन आया एकनाथ शिंदे की तरफ से, तो वो दूसरे नोटिफिकेशन में इम्तियाज जलील साहब का आज तक भी विरोध नहीं है। आज तक इन्होंने कभी इसको विरोध नहीं किया। ऐसे ही राज ठाकरे का मामला आया था अजान को लेकर। अजान को लेकर उन्होंने फिर औरंगाबाद के अंदर रमजान के ईद के 2 दिन पहले जो है तो सभा करने के बोले थे। उसके अंदर अजान को, मस्जिदों को लेकर बहुत हरासमेंट किया गया, मस्जिद कमेटियों को जो है तो परेशान किया गया, हर तरह के मामला हुए, लेकिन उन सब मामला के अंदर भी इम्तियाज जलील साहब पूरी तरह खामोश रहे। ऐसे ही औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का मामला है और टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का मामला है। ये दोनों की शख्सियत को लेकर जो है तो पूरे मुस्लिम समाज को टारगेट किया गया, मुस्लिम समाज को गुनाहगार बताया गया। उसके अलावा जो है तो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में यहाँ पर जो बड़े बड़े लीडरान ने
बहुत जो है तो खराब स्टेटमेंट और बहुत नफरत भरे स्टेटमेंट दिए। इतना सब होने के बाद भी कम से कम सुल्तान टीपू रहमतुल्लाह अलैह जो मुल्क के जो है तो शहीद मिल्लत है, शहीद हिंदुस्तान है, उनके लिए भी इनके वास्ते इनके जबान के अंदर एक लफ्ज नहीं लिया, वो पूरी तरह खामोश रहे। आगे भी कभी टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के लिए बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, इनके लिए कोई गारंटी नहीं है। ऐसे ही 17 सितंबर हैदराबाद मुक्ति संग्राम, ये मुक्ति संग्राम बोले तो महाराष्ट्र हमारा दक्कन का जो मुसलमान है, जब से ये वाक़या हुआ आज से लेकर अभी तक लगातार मुक्ति संग्राम को 17 सितंबर को विरोध करता आ रहा है और करता रहेगा। एसडीपीआई भी करता रहेगा, क्योंकि हमारा मानना है कि भारत के जो नागरिक है, ये नागरिकों का जीनोसाइड हुआ। जीनोसाइड को लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर कोई जगह नहीं। लेकिन खासदार इम्तियाज जलील साहब 17 सितंबर में सेलिब्रेशन करने के वास्ते तैयार हो गए हैं। अब उनकी पूरी पार्टी के साथ में वो जो है तो 17 सितंबर सेलिब्रेट कर रहे हैं। मानो जो है तो मुस्लिम समाज के दिल के ऊपर उन्होंने खुद खंजर मार रहे हैं। ऐसे मुस्लिम, अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा आया था, इलेक्शन चुन के आने से पहले यहाँ पर पूरा सर्वे हो गया था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का यहाँ पे काम होना बोल के, ऐसा एक मुद्दा था। लेकिन पूरा 5 साल खत्म हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए खासदार साहब ने कभी बात नहीं किए। मुस्लिम आरक्षण के ऊपर जो हाई कोर्ट ने ग्रांट किया, परमिशन दिया कि मुस्लिम समाज को 5% एजुकेशन के अंदर रिजर्वेशन होना चाहिए, पूरे 5 साल बीत गए, एक मर्तबा भी डिमांड उन्होंने नहीं किया। नहीं करने के बाद में उनका जब सवाल किया जाता है तो वो ये बोलते हैं कि इसके अंदर गवर्नमेंट ऐसी है कि सर पटकने से भी कुछ होने वाला नहीं है। मानो कोई जो है तो फौज का एक सिपाहीसालार, एक कमांडर है, वो ये बोलता है कि सामने की दुश्मन की फौज बहुत ताकतवर है, अब कुछ नहीं हो सकता। इसका मीनिंग ये है कि मैंने घुटने टेक दिया, मैं गुलाम बन गया, अब तुम लोग भी घुटने टेको, तुम भी गुलाम बन जाओ। ये जो है तो इम्तियाज जलील साहब का पैगाम है। ऐसे कई मुद्दे हैं जो जिनकी बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि ये जो है तो सेम कांग्रेस की पॉलिसी पे चलते हैं। अब ये पॉलिसी पे चलने के बाद में जो आज देश के अंदर सबसे पिछड़ा जो है तो मुस्लिम समाज है, ये मुस्लिम समाज को कैसे न्याय मिलेगा? इनका प्रतिनिधित्व, इनका रिप्रेजेंटेटिव अगर ये रवैया इख्तियार करेगा तो जो है तो मुस्लिम समाज को कैसे वो होगा। ऐसे अनगिनत कामों की एक लिस्ट है, तरक्की के कामों से लेकर ऐसे कई मसाइल है। मुस्लिम समाज और गरीब बस्तियां, सलम बस्तियां की जो है तो महरूम है, लेकिन ये इम्तियाज जलील साहब इसके ऊपर पूरी तरह खामोश है। अभी भी वो ये बोलने को तैयार नहीं है कि मेरे से गलतियां हुई, मैं इसको छोड़ूंगा और अभी मेरा मैनिफेस्टो जारी करके मैं ये तमाम मुद्दों के ऊपर काम करने के लिए तैयार है, ऐसा बोलने के लिए उनसे कोई उम्मीद नहीं है। इसके लिए एसडीपीआई का मानना है कि औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से एक अल्टरनेटिव होना बहुत जरूरी है। तो आप उम्मीदवार देने वाले लोकसभा में? हम जरूर उम्मीदवार देंगे। आने वाले वक्त के अंदर हम उसको डिक्लेयर करने जा रहे हैं। और इच्छुक के अंदर हमारी बहुत लंबी लिस्ट है, अभी हम नाम किसी का नहीं बता सकते, लेकिन हम जो है तो अनाउंस करेंगे डायरेक्ट कैंडिडेट। मुद्दे आपने वही जो बताए, आप एक तो विकास की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ औरंगजेब और टीपू सुल्तान और इनकी बात कर रहे हैं। अब क्या आपका मोटो क्या है? इलेक्शन में आपका क्या धोरण रहेगा? आप सीधे सीधे शिवसेना वगैरह इनको दुश्मन पार्टियों पर घोषित करेंगे? अभी आप जैसा बताएं, देखिए हमारी तारीख को गलत बोलना और उसके साथ में लोगों के अंदर नफरत फैलाना, इसके लिए भी न्याय बात, इंसाफ की बात करने वाले की भी जिम्मेदारी जो है तो सियासी नुमाइंदों की जिम्मेदारी है। और दूसरा एक चीज क्या है, मजलूमों के हक में बोलने वाला कम्युनल नहीं होता। ये सोच जो है तो हमारे देश को बर्बाद कर रही है। जो भी मजलूम है, अगर मुसलमान अगर के साथ में गलत होता है तो हर एक आदमी, हर एक पार्टी की जिम्मेदारी है उसको गलत बोलना, उसको इंसाफ दिलाना। खामोश रहना और ये बोलना नहीं हॉस्पिटल होना, नहीं रोड होना, रोड भी होना, हॉस्पिटल भी होना, उसके साथ में इंसाफ भी होना, न्याय भी होना। अभी पिछली बार जो हुआ था कि इम्तियाज जलील साहब को खेरे साहब ने खड़ा किया था, और ये क्या अभी खेरे साहब के आदमी है कि क्या? अभी देखिए इम्तियाज जलील साहब का एक और एक चेहरा जो एक रवैया रहा है, वो ये रवैया रहा है कि बीजेपी पार्टी के जो लीडर है उनके बहुत खास दोस्त है। एक ईद के दिन उनके घर पे एक सीक्रेट मीटिंग हुई
उसके अंदर पंकजाताई मुंडे थे, हरिभाऊ बागड़े थे, अतुल सालवे थे। वो जो है तो अन्य इम्तियाज जलील साहब के करीब एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी ईद के बाद में। उन्होंने जब बात लीक हुई, लोकमत पेपर में एक बड़ी न्यूज लगी, उस वक्त इम्तियाज जलील साहब का बोलना था कि मेरे जो है तो पत्रकार के टाइम में ये दोस्त है, इसलिए मैंने बुलाया। आप भी पत्रकार लोग हैं, मैं आपसे सवाल करता हूं, सिर्फ बीजेपी के लोग आपके कैसे दोस्त हो सकते हैं? आपके साथ खाने के लिए तो फिर वहां कांग्रेस के लोग भी आना चाहिए, आपके साथ वहां पे राष्ट्रवादी के लोग भी आना चाहिए, अंबेडकरी समाज के अलग अलग पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बड़े बड़े लीडर है, वो भी आपके साथ आना चाहिए। सिर्फ बीजेपी के लीडर क्यों? तो ये जो रवैया रहता है इम्तियाज जलील साहब का, बीजेपी के खास लोगों से खास दोस्ताना, ये भी कई सवाल खड़े करता है। अब आप इधर से एक तरफ बोल रहे बीजेपी के लोगों से दोस्ताना, दूसरी तरफ बोल रहे कांग्रेस की नीति वापरते इम्तियाज जलील साहब। कांग्रेस और बीजेपी के में फर्क क्या है? हमेशा से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने दोस्ताना रिलेशन के अंदर काम करते हुए आए हैं। आज देश जो बर्बाद हो रहा है हमारा, ये कांग्रेस और बीजेपी की दोस्ती की वजह से हो रही है। आज देश इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का जो घोटाला है, आपको मालूम होना है, देश के अंदर इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। और ये घोटाले के अंदर सिर्फ बीजेपी नहीं है, इसके अंदर कांग्रेस भी इन्वॉल्व है और सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी क्यों ना हो, क्यों चाहे वो जनता दल क्यों ना हो, ये सब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के अंदर देश को लूटे, जनता को आके लूटे। इतना बड़ा घोटाला है। तो ये दोस्ती के अंदर तो देश बर्बाद हो रहा है। आपका मकसद पढ़ा लिखा अच्छा उम्मीदवार है जो खड़े रहेगा, अच्छा बोलेगा, काम करेगा? पढ़ा लिखा रहना सिर्फ काफी नहीं है, पढ़ा लिखा के साथ में ईमानदार होना ये बहुत जरूरी है। अगर पढ़ा लिखा है ईमानदार नहीं है तो उससे ज्यादा खतरनाक कोई दूसरा भी नहीं हो सकता। पढ़ा लिखा होना, समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे संविधान के लिए ईमानदार होना, जनता के साथ ईमानदार होना, यही सोल्यूशन है। अभी जो खड़े होने वाले वो ईमानदार नहीं है। इतना सब चीजें बताइए, आप बताइए, मेरे को प्रूफ करके बताओ। आपके पास में कोई उम्मीदवार है जो आपकी पार्टी रिप्रेजेंट करेगी उसको? बिल्कुल, हमारे पास में ऐसे उम्मीदवार है, हम जल्द उसका अनाउंसमेंट करेंगे। उसका क्लियर छवि रहेंगी, संविधान को लेके ईमानदार रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को लेके ईमानदार रहेगा, देश की जनता के लिए ईमानदार रहेंगे। आपके पैरामीटर्स क्या है ईमानदारी के? ईमानदारी के पैरामीटर्स ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारा जो संविधान है, उसके अंदर इक्वलिटी टू ऑल, और सबके लिए न्याय, सबके लिए इंसाफ। उम्मीदवार के लिए वही बता रहा हूँ, इंसाफ की जो बात करने वाला होना। अभी जैसा आप पहले कुछ चीजें छूट गई, उसके अंदर मैं बताया कि कैसा जो है तो एक चीज को फेवर किया जा सकता है, एक की चीज को छोड़ा जाता है। अगर ऐसा रवैया अगर लीडरों के अंदर रहेगा तो ये रवैया जो है तो खराब रवैया है, इससे जो है तो कभी भी बदलाव नहीं आ सकता। जनता के बीच कब से जाएंगे तुम लोग? बहुत कम समय बचा। जनता के बीच में ऑलरेडी हम लोग हैं, कई बड़े बड़े इश्यूज के ऊपर हमने काम किए। किराड़पुरा दंगा के अंदर अगर हम देखेंगे तो सिर्फ औरंगाबाद शहर के अंदर सिर्फ वाहिद एक एसडीपीआई पार्टी है जिसने न्याय और इंसाफ के लिए बात की। बाकी कोई लीडर ने बात नहीं किया, किसी ने बात नहीं किया। उसके अलावा कई काम हमारे जो आपकी सही से संघर्ष होगा लोकसभा में, किसमें मुकाबला किससे? मुकाबला किसके साथ? चंद्रकांत खैरे भाजपा के साथ, शिवसेना के साथ की एमआईएम के साथ? अभी हम लोग कैंडिडेट करके सामने आएंगे, वो हमारा सामना किससे रहेगा हमसे ज्यादा आप बेहतर जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारा क्लियर सामना है। हम लोग जो है तो ऐसी सोच विचार के खिलाफ है जो है तो देश की संविधान के खिलाफ है, हमारे जनता के खिलाफ है, और खास तौर के बीजेपी जैसी विचारधारा के हम जो है तो अगेंस्ट है। उसको हम रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। 1999 तक, मतलब पिछले 4 लोकसभा सभा से शिवसेना का खासदार है, अभी भी वही खड़ा रह रहे हैं, तो उनके खिलाफ है क्या बीजेपी के खिलाफ, कैंडिडेट के खिलाफ? हम दोनों के खिलाफ है। हमारा मानना है कि दोनों नहीं, सही नहीं है, एक बेहतर अल्टरनेटिव होना, हमारा ये मानना है। एक 4 से 5 दिन के अंदर हमारा कैंडिडेट फाइनल हो जाएगा। हमारा कैंडिडेट के लिस्ट में है, नेशनल कमेटी का लोग इधर नेशनल से आने वाले हैं, वो उसको अनाउंस करेंगे। हम महाराष्ट्र के अंदर 3 जगह सीट कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं, एक साउथ सेंट्रल मुंबई, औरंगाबाद और परभनी लोकसभा क्षेत्र। साउथ सेंट्रल मुंबई, हाँ जी, हाँ, नहीं, औरंगाबाद इधर लोकल का ही कैंडिडेट रहेगा। 3 जगह पे आप लोग? हाँ, 3 जगह हमारा कैंडिडेट रहेगा। मुंबई, परभनी और